नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपसे अगर पूछूं कि जंगल राज कैसा होता है, जंगल राज में क्या होता है, तो आप में से बहुत से लोगों के लिए तुरंत शायद जवाब देना मुश्किल हो। सोचना पड़ेगा क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ दें। जंगल राज का एक बेसिक नियम जो होता है वो ये कि जो ताकतवर है, कमज़ोर उसका शिकार होते हैं, उसका चारा होते हैं। वो चाहे जंगल की बात कर लीजिए और चाहे शहर की, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। और जंगल राज अगर आपने नहीं देखा है, आपको देखना है, तो आपको पश्चिम बंगाल जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो जंगल राज चल रहा है उसका मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी जनतंत्र में आपको उदाहरण मिलेगा। ऑटोक्रेसी में मिल जाएगा, जहाँ सैनिक शासन है वहाँ मिल जाएगा, जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ मिल जाएगा, लेकिन किसी डेमोक्रेसी में इस तरह का शासन नहीं मिलेगा। 2 मई 2021, 2 मई 2021, ये तारीख कभी भूलना नहीं चाहिए जो लोग भी डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं। और इस तारीख को मेरा मानना है कि 26 जून 1975 की जो रात थी, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, शायद आज की तारीख में उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय संविधान में मिले हुए मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। सब कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई थी। ये सब होने के बाद जो कुछ हुआ इमरजेंसी में, उससे कई गुना ज़्यादा बिना ये सब किए हुए पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और बोलने वालों के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। एक वर्ग है अपने देश में 150-200, उसमें ब्यूरोक्रेट हैं, एक्स जो है जज हैं, कुछ आर्मी के भी लोग हैं, शायद कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ पत्रकार हैं जिनको चिट्ठी लिखने की बीमारी है। और इनकी ये बीमारी उभरती है हर उस मौके पर जब हिंदू पीड़ित होता है। तो इनकी कोशिश होती है कि हिंदू को विक्टिम न बनने दिया जाए। अगर वो विक्टिम है तो उसको बताया जाए कि यही आक्रांता है। जहांगीरपुरी पर इनकी नींद हराम हो जाती है। जहां हिंदू विक्टिम था, जहां हिंदू पर आक्रमण हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 मई 2021 के बाद, या उस दिन से ही शुरू हो गया था जो कुछ हुआ, उस पर इनकी तंद्रा भी नहीं टूटी। नींद टूटने की तो बात छोड़ दीजिए, इनकी ज़बान से एक शब्द नहीं निकला। इनको डेमोक्रेसी की चिंता नहीं हुई, इनको रूल ऑफ लॉ की चिंता नहीं हुई, इनको इस बात की चिंता नहीं हुई कि गरीब आदमी के साथ कैसे किस तरह का अत्याचार हो रहा है। 2-3 जो शिकायतें आ रही हैं, 11,700 कुछ शिकायत, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिकायत की है। जो ऊपर चले गए, जीवित नहीं है बताने के लिए, उनकी बात छोड़ दीजिए। जो भागकर चले गए उनमें से भी ज़्यादातर लोग पुलिस के पास, या जो फैक्ट फाइंडिंग टीम्स गई उनके पास नहीं गए, उनकी बात छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने हिम्मत जुटाई अपनी बात कहने की, शिकायत करने की, 12,500 लोग, ये सिर्फ कुछ दिनों में, 2 मई से कुछ दिनों में। और क्या हुआ, एक घटना है बर्धमान जिले की। कृष्णा मुर्मू आदिवासी हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार पर यह शक था कि इन लोगों ने बीजेपी को वोट किया, बीजेपी के साथ हैं। उनके घर आए, मारपीट किया। उनके पति से कहा कि कल आओ और सबके सामने जितने लोग वहाँ होंगे घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगो। माफ़ी मंगवाई गई। उसके कुछ दिन बाद फिर आए, एक टीएमसी के नेता आए, जो उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है, नाम भी बताया है, नाम भी लिया है, शुभेंदु देव। नशे में धुत आए, कृष्णा मुर्मू के कपड़े फाड़े, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। वो चिल्लाई, जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो पड़ोसी आए, उन्होंने बचाया, वरना वो ये शिकायत करने के लिए जीवित नहीं होती। लेकिन उनके पति को बुलाया गया और कहा गया कि अगर ये सब नहीं मानोगे तो तुम्हारा राशन कार्ड छीन लिया जाएगा।
सब कुछ किया उन लोगों ने, माफ़ी मांगी, जिस तरह से कहा उस तरह से माफ़ी मांगी। उसके बाद उनके पति एक दिन उनको बुलाया गया और लौटकर कभी नहीं आए। एबीवीपी की एक सदस्य, उनके साथ हुआ कि अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में आंख चली गई उनकी एक। कहीं बीजेपी के पोलिंग एजेंट को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। डायमंड हार्बर, जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का चुनाव क्षेत्र है लोकसभा का, वहाँ दलितों को पीटा गया। किस लिए? कि राम का नाम क्यों लिया, अपने घर पर भगवा झंडा क्यों लगाया, इसके लिए मारपीट की गई। तलवार और रॉड लेकर लोग आए, हाथ पैर तोड़ दिए। और ये सैकड़ों हज़ारों में हैं किस्से, एक दो नहीं हैं। और जो लोग भाग गए घर छोड़कर जान बचाने के लिए, उनका अलग मामला है। ये भारत के इतिहास में ये पहली बार है 1947 के बाद कि कलकत्ता हाई कोर्ट को, किसी स्टेट के हाई कोर्ट को 303 लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा। किसके खिलाफ? किससे डर है? सरकार से, सरकारी पार्टी से, जो सत्तारूढ़ दल है उससे। अभी तक आपने सुना होगा कि चुनाव हारने के बाद गुंडे मवाली इस तरह के जो तत्व होते हैं वो हमला करते हैं जिन लोगों पर शक होता है कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। लेकिन सत्तारूढ़ दल भारी बहुमत से जीत जाए, उसके बाद इस तरह का व्यवहार हो और सेकुलरिज्म के नाम पर, बीजेपी के विरोध के नाम पर तमाम विपक्षी दल उनका साथ दें, ये डेमोक्रेसी को बचाने वाला है या उसको ख़त्म करने वाला है, ये सोचना पड़ेगा। और इन सब घटनाओं में ज़्यादातर, बल्कि इन सब घटनाओं में 99% गरीब लोग शिकार बने हैं। और इनमें से भी 5,500 लोग तो या तो दलित हैं या ट्राइबल हैं या ओबीसी वर्ग से आते हैं। इनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो अपनी रक्षा करने में पूरी तरह से अक्षम थे, जिनको अपनी रक्षा के लिए सरकार पर जो निर्भर थे। पुलिस देखती रही, पुलिस मौजूद रही, देखती रही। और इस पूरे एक साल की घटनाओं पर अगर नज़र डालें तो सबसे शर्मनाक व्यवहार जो है इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारियों का, सबका नहीं, कई अधिकारियों का, जिन्होंने टीएमसी के गुंडों से ज़्यादा बर्बर व्यवहार किया, इस मायने में कि उन्होंने ये अत्याचार होते हुए देखा, होने दिया, जो कर रहे थे उनको भागने दिया, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की, उनकी गिरफ्तारी नहीं की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वो शपथ लेकर आते हैं लोगों की जान माल की सुरक्षा का, संविधान की रक्षा का। इस तरह से मजाक उड़ाया गया संविधान का। और उसके बाद ममता बनर्जी बड़े गर्व से पूरे देश में घूमती हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व की आकांक्षा रखती हैं और उनको समर्थन देने वाले भी हैं। उनसे कोई सवाल नहीं पूछता कि आपने 2 मई 2021 के बाद अपने प्रदेश में क्या किया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई की जांच हो रही है, मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, SC ST कमीशन जांच कर रहा है, महिला आयोग जांच कर रहा है। सबका एक ही, सबकी राय एक ही है कि बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। किसको सज़ा मिलेगी, किसको नहीं, ये कोई नहीं जानता है। बंगाल के इतिहास में हिंसा कोई नई बात नहीं है। 50 साल से बंगाल के लोग, उनकी 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ इसको देखते देखते इसकी अभ्यस्त हो चुकी हैं। लेकिन ये हिंसा का दौर जो है वो अलग तरह का था। पॉलिटिकल राइवलरी में मारे जाते थे अब तक लोग, लेकिन किसी ने वोट दिया दूसरी पार्टी को या उस पर दूसरी पार्टी को वोट देने का शक है आपको, इसके नाम पर उनके घर की महिलाओं से बलात्कार हो, उनका घर जला दिया जाए, तोड़ फोड़ दिया जाए, ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाए। तो जनतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो लोग थे उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई, वोट देने की कीमत चुकाई है, किसी राजनीतिक दल का समर्थन करने की कीमत चुकाई है,
कि किसी के साथ खड़े होने की कीमत चुकाई है, किसी का विरोध करने की कीमत चुकाई है, और अपनी जान से, अपनी इज्जत से, अपने घर से, अपने रोज़गार से, इन सब से, इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन ये सब किया है इस देश के गरीब आदमी ने। और पश्चिम बंगाल, आप सब लोगों ने सुना होगा, वहाँ एक भद्रलोक है जो हाईली एजुकेटेड है, बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। 2 मई को उनके घरों में, बहुत से लोगों के घरों में स्कॉच की बोतल खुली। उन्होंने सेलिब्रेट किया सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को, कि उसकी जीत हुई है। अगर ये सेकुलरिज्म की जीत है और उसके बाद जो हुआ है वो सेकुलरिज्म की जीत है, अगर ये लिबरलिज्म है, तो ऐसा न लिबरल समाज चाहिए न सेकुलर समाज चाहिए। भद्रलोक के लोगों को शर्म आनी चाहिए, बंगाल के भद्रलोक को, कि उनके राज्य में ये सब हो रहा है, इस तरह का जंगल राज है, इस तरह के निशंस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, और उनकी ज़बान बंद है। वैसे भद्रलोक के लिए कोई नई बात नहीं है। वो अपने निजी स्वार्थ से, वर्ग स्वार्थ से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाया, इसीलिए वो कभी ऊपर नहीं पहुंच पाए, उनको कभी नेतृत्व नहीं मिला। और भद्रलोक 1947 के बाद भद्रलोक की ये चुप्पी और ये मिली भगत सत्ता में जो भी है उससे, भद्रलोक का कोई धर्म ईमान नहीं है। जो भी सत्ता में, सिद्धार्थ शंकर रे थे, उनके ज़माने में हिंसा हो रही थी, तब भी ये समर्थन कर रहे थे। लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई, सीपीएम की सरकार आई, उस समय हिंसा हो रही थी, तब भी ये समर्थन कर रहे थे। फिर ममता बनर्जी आई, उनकी सरकार में हिंसा हो रही, उसका भी समर्थन कर रहे हैं। 47 के बाद पश्चिम बंगाल के आर्थिक पतन में इस वर्ग का सबसे बड़ा योगदान रहा। अब इस वर्ग का योगदान जो है पिछले 30-40 सालों से पश्चिम बंगाल के राजनीतिक पतन में सबसे ज़्यादा। ये आवाज़ नहीं उठाते, ये गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं दिखाते, ये निकलकर कभी बाहर नहीं आते, घर से भी बोलने को तैयार नहीं होते, ये कभी अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते, ये कभी अत्याचार के खिलाफ खड़े नहीं होते। तो ऐसे भद्र लोग को मेरी नज़र में तो उन्हें महाअभद्र लोग कहना चाहिए, और उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो उस पर अगर उनको गर्व है, खुशी है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। 1 साल बाद, पूरे 12 महीने बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर 4 से 6 मई को रहेंगे। इस बीच वो 2 या 3 सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, सिलीगुड़ी में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे, उसके अलावा 6 तारीख को भाजपा के विधायकों और सांसदों की बैठक में हिस्सा लेंगे। उनकी इस यात्रा से पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ता, जो समर्थक निराश, हताश, लुटा पिटा है, उसमें कोई जान आएगी, उसमें कोई उम्मीद जगेगी, ये पता नहीं। वो क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, उसके बाद फॉलोअप क्या होता है, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन आज की स्थिति में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का, ख़ासतौर से जब मतदाताओं की बात कर रहा हूँ तो भाजपा के जो समर्थक हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके मन में क्या है ये 2 बाई इलेक्शन में पता चल गया है। एक लोकसभा का, एक विधानसभा का। दोनों सीटें जिस तरह से हारी है बीजेपी, बालीगंज में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें 3रे नंबर पर, और उसके अलावा आसनसोल के चुनाव में जो जीती थी पार्टी, लगातार 2 बार से जीत रही थी, उसमें 3 लाख से ज़्यादा वोटों से आ रही है। तो भाजपा के समर्थकों ने अपना संदेश दे दिया है। अब भाजपा को अपना संदेश देना है कि वो क्यों चुप रही इतने दिन तक, आगे क्या करने वाली है, क्यों लोग समर्थन करें, इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और जो लोग इस हिंसा पर चुप हैं
उनको रामधारी सिंह दिनकर की कविता की वो पंक्ति याद रखनी चाहिए कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो ये जो भद्रलोक है इसका अपराध समय लिखेगा, और उस समय किसी के साथ मुरव्वत नहीं करता। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।